नमस्कार, मैं तनप्रीत आप सभी का एनबीटी मेडिथॉन में स्वागत करती हूँ। साइंस अब इतना प्रोग्रेस कर गई है कि कोई भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो तो वो ट्रीट करके कपल बेबी कंसीव करने की खुशियां ले सकता है। और साथ ही अगर कोई कपल लेट प्रेगनेंसी भी प्लान करना चाहे तो साइंस ये इंश्योर करता है कि फ्यूचर में उसे इनफर्टिलिटी की दिक्कत की वजह से इन खुशियों से दूर ना रहना पड़े। उसका भी प्रिवेंटिव मेजर्स अब साइंस के पास आ गई है। कई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आईवीएफ के अलावा भी इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है फर्टिलिटी समस्याओं के वैकल्पिक उपचार। तो इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं 3 बेहद खास मेहमान। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर पारुल प्रकाश का, जो सीनियर कंसल्टेंट है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन आईवीएफ आर्टेमिस हॉस्पिटल्स। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे खास शो पर। थैंक यू। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अर्चना धवन बजाज का, जो गायनिकोलॉजिस्ट है, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, फाउंडर द नर्चर क्लिनिक दिल्ली। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। थैंक यू सो मच तनप्रीत। साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्वेता मित्तल गुप्ता, जो को डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट है सेंटर ऑफ आईवीएफ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सर गंगाराम हॉस्पिटल। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं उन ट्रीटमेंट्स के बारे में जो आईवीएफ के ऑल्टरनेटिव भी कहलाते हैं। यानी कि अगर आप कुछ लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आगे जाके कोई समस्या ना आए, तो उन पर आज हम चर्चा करेंगे। और बिना देरी किए मैं सबसे पहले डॉक्टर श्वेता से पूछना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो देखिए, आईवीएफ जो है ना वो सिर्फ लगभग 10 से 15% इनफर्टाइल कपल्स के लिए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ज्यादातर समस्याएं तो आईवीएफ से पहले ही सॉल्व हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें जो शुरुआत में है, जैसे जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं उनको अपना फर्टाइल डेज पता होना कि किस समय पे वो नेचुरली ट्राई करेंगे। एक उनका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी, बहुत ज्यादा वजन नहीं होना, जरूरत से ज्यादा वजन होना और बहुत कम वजन होना, दोनों ही फीमेल और मेल पार्टनर्स में इनफर्टिलिटी करते हैं। सो इसका ध्यान देना है, स्पेशली ओवरवेट होना। तीसरा है आपका लाइफस्टाइल। अगर एक्सेसिव स्मोकिंग है, आजकल मैं देखती हूँ कि इवन अर्बन पॉपुलेशन में लड़कियों में स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा अल्कोहल इनटेक है, या कोई ड्रग्स हैं। यंग लड़के अपनी बॉडी बिल्डिंग में बहुत लगे हैं तो वो जम के स्टीरॉइड्स भी लेते हैं, प्रोटीन पाउडर्स पीते हैं जिनमें स्टीरॉइड्स हो सकते हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन कम करता है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं लाइफस्टाइल में। नंबर लास्ट आता है सेक्सुअल इन्फेक्शंस, उससे कैसे बचाव किया जाए और कैसे तुरंत इलाज किया जाए। अगर हम इन चीजों पे ध्यान दें तो मुझे लगता है जो शुरुआत की समस्याएं हैं उनको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं ट्रीटमेंट लेने से पहले, ये तो हमने समझा। लेकिन आईवीएफ हर कोई जानता है कि आईवीएफ अगर आप बच्चा नहीं कर पा रहे हैं तो आईवीएफ ट्रीटमेंट लें। ऐसे ही और कौन से तमाम ऑप्शंस होते हैं? हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप इजी लैंग्वेज में राइट। सो इजी लैंग्वेज में ये है कि हम सबसे पहले नली की जांच करते हैं फीमेल पार्टनर में कि उनकी ट्यूब्स खुली हैं, चाहे हम एचएसजी करें। लैप्रोस्कोपी तो बहुत बाद में आता है, तो शुरुआत में सिंपल एक्सरे से देखते हैं। जो पुरुष हैं उनमें हम सीमन पैरामीटर्स देखना चाहते हैं, वो ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हर महीने जो महिला है वो अंडा बना पा रही है कि नहीं। अगर वो नहीं बना पा रही है तो हम सिंपल शुरुआत करेंगे उन दवाओं से जिससे एक बेटर एग प्रोडक्शन हो सकता है। चाहे हम चाह रहे हैं कि वो नंबर बढ़े या चाह रहे हैं कि जो लोग अंडा बना ही नहीं पाते हर महीने उनका एक एग प्रोडक्शन हो जाए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हम फर्टाइल डेज या पोस्ट कॉइटल टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं। तीसरा, हम ये कर सकते हैं कि हम एक और प्रोसीजर है जो आईवीएफ से पहले आता है जिसका नाम है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो एक काफी सिंपल प्रोसेस है। उसमें कोई अंडा बाहर नहीं निकाला जा रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर नहीं है। तो हम हमारा एम क्या है कि हम बेटर अंडा बना सकें। दूसरा, जो अच्छे स्पर्म्स हैं उनको प्रिपेयर करके यूट्रस में डाल सकें। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनको हम आईवीएफ से पहले आराम से किसी भी कपल को ऑफर कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो जिस तरीके से डॉक्टर श्वेता ने हमें बताया कि आईयूआई या आईवीएफ ये बहुत बेसिक जो हर कोई अपने ज़बान पर रखता है और खुद भी सर्च करता है। डॉक्टर अर्चना, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एक सही क्रम की जो सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या सही होगा? पहले सीधे आईवीएफ या आईयूआई? यानी कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आप अगर खुद सजेस्ट करेंगे तो उसका सही क्रम कैसे आप बताएंगे? जैसे सबसे पहले डॉक्टर श्वेता ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये पता करना कि रीजन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है। इज इट अ मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, फैलोपियन ट्यूब खुली हैं, बंद हैं, एग्स बन रहे हैं या नहीं, स्पर्म काउंट कैसा है, और कोई कंफाउंडिंग फैक्टर्स तो नहीं है, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, कई सारी चीजें जो कंट्रीब्यूट करती हैं इनफर्टिलिटी को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि रीजन कहाँ से रिवॉल्व कर रहा है। अगर रीजन आइडेंटिफाई हो जाता है, जो कि अक्सर केसेस में हो जाता है, तो सिस्टमैटिकली रीजन को करेक्ट करना सॉल्यूशन होना चाहिए। हर एक पेशेंट के लिए एक रूल ऑफ थंब आप नहीं अप्लाई कर सकते कि इसको पहले ओवुलेशन इंडक्शन, हालांकि नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं कि पहले एग्स बनाने की दवा देते हैं, अगर उससे बात ना बने, फैलोपियन ट्यूब्स खुली होती हैं तो आईयूआई के ऑप्शन सोचते हैं, अगर जरूरत लगे समवेयर अलोंग द लाइन तो फर्टिलिटी एनहांसिंग लैप्रोस्कोपी, और अगर फिर भी कुछ बात ना बने या कोई एब्सोल्यूट रीजन हो कि स्ट्रेट अवे आईवीएफ सोचना पड़े तो आईवीएफ सोचा जाता है। पर ट्रीटमेंट हर इन कपल के लिए उसकी प्रॉब्लम के अराउंड टेलर किया जाता है। अगर इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है, परफॉर्मेंस फेलियर है, नॉट बीइंग एबल टू ट्राई अराउंड द राइट डेज एट द राइट टाइम, ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है, तो क्या समस्या है उसका समाधान उस हिसाब से ढूंढा जाता है। एक सही क्रम हर मरीज के लिए, हर कपल के लिए अलग होगा। पर हाँ, ये जरूर है कि एक जनरली पहले इजियर चीज देखेंगे, दवा देंगे अंडे बनाने की, या अगर स्पर्म काउंट्स कम है तो उनको एनहांस करने की। जैसे श्वेता ने कहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज के सिनेरियो में सबसे बड़ा कंफाउंडिंग फैक्टर हो गया है। हुक्का, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो हर कपल के लिए उसकी प्रॉब्लम के अनुसार और उसकी नीड के अनुसार ट्रीटमेंट टेलर होगा। तो जिस तरीके से एक कोई परफेक्ट सीक्वेंस नहीं है, हर कपल अलग होता है और हर कपल की प्रॉब्लम के हिसाब से उसे उस तरीके से आंसर किया जाता है। लेकिन डॉक्टर पारुल, अगर मैं आपसे बहुत ही सिंपल तरीके में ये जानना चाहूँ कि आईयूआई और आईवीएफ, मुझे ये जो जेनरिक टर्म में अगर आप समझा पाए तो इनमें अंतर क्या है और दोनों की सक्सेस में क्या अंतर है? Intrauterine insemination, that is, it means it's just equal to natural treatment, just one step ahead of the natural treatment. इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोसेस्ड स्पर्म को यूट्राइन कैविटी में डालते हैं, इंस्टिल करते हैं अराउंड द डे ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन मीन्स जब अंडा रप्चर होके ट्यूब में आता है, तो स्पर्म यूट्राइन कैविटी से ट्रेवल होके ट्यूब में आता है। ट्यूब में वहाँ पे अगर एग उसको फर्टिलाइज कर पाते हैं तो वो फर्टिलाइज्ड एग देन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी में ट्रेवल करता है। So this is equal to natural. And in IVF, that is in vitro fertilization, इसमें हम egg और sperm दोनों को बाहर ही fertilize कराते हैं in the lab। जैसे हमने 10 to 12 days stimulation कराया, just जो उसकी जितनी भी अंडा बनने की क्षमता होती है, सारे अंडे हमने उसके ग्रो करे, उसको एनेस्थीसिया में अंडे निकाले, वो अंडे फिर हम प्रोसेस स्पर्म के साथ उनको फर्टिलाइज कराया लैब में। जो हमारे बॉडी की कंडीशन होती है वही कंडीशन हमने लैब में उसको प्रोवाइड करी। वहाँ पे एम्ब्रियो बना के फिर हमने उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, मतलब हमने उसको ट्रांसफर किया यूट्राइन कैविटी। दिस इज आईवीएफ। तो डिफरेंस बिटवीन ये है कि आईवीएफ इज उसमें हम हर एक लेवल पे हेल्प कर रहे हैं, तो उसका सक्सेस रेट इज अप टू 50%। बट इन आईयूआई इट्स इक्वल टू नेचुरल ट्रीटमेंट, और वी कैन से वन स्टेप अहेड बिकॉज इसमें हम सर्वाइकल बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है इंडिकेशन। सो इससे 20% से ज्यादा सक्सेस रेट इस पे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हमें लगता है और मुझे लगता है यूजर को भी अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि आईवीएफ और आईयूआई जो उनकी जबान पर इतना रहता है वो क्या है और आगे डॉक्टर से सलाह लेकर उन्हें किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। डॉक्टर श्वेता, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल की यंग फीमेल्स सुनने को मिल रहा है उन्हें, और जब भी वो डॉक्टर के पास आते हैं या आपसे भी वो मिलते होंगे तो वो कहते होंगे कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में हमें आप बताएं। तो ये जो एग प्रिजर्वेशन है उससे अलग कैसे हम इसे बताएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है?
ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एग प्रिजर्वेशन मींस हमने आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट किया, अंडों को बाहर निकाला और बस वो प्रक्रिया वहीं खत्म हो गई, क्योंकि हमने उन्हीं एग्स को उसी दिन फ्रीज कर दिया। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो अनमैरिड है, अपना फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहते हैं, कैंसर है, फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज हो गई जैसे सडनली इमरजेंसी एग फ्रीजिंग करनी होती है। अब एम्ब्रियो आप समझिए, जो आईवीएफ की प्रक्रिया है उसका फाइनल आउटकम होता है एम्ब्रियो, जिसको हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं। तो जो डॉक्टर पारुल ने बताया कि जब अंडा बाहर निकाला जाता है और स्पर्म के साथ, शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज करते हैं, जो नेक्स्ट 5 से 6 दिन की प्रक्रिया होती है उसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि नली में फर्टिलाइज होता है शरीर के अंदर और यूट्रस में वो 5 दिन बाद पहुंचता है। और आईवीएफ में यही प्रक्रिया हम अपने इंक्यूबेटर्स में करते हैं, राइट। तो जब वो एक एडवांस्ड एम्ब्रियो बन गया, अब उसको फ्रीज करके रखना, उसको आइस फॉर्म में कर देने को हम एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। आज की डेट में करीबन 70% साइकिल्स आईवीएफ में फ्रीजिंग होती है। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर इज द फाइनल प्रोसेस। आप समझिए, जब एम्ब्रियो को हमने यूट्रस में, बच्चेदानी में डाल दिया, तभी वो उसमें अटैच होगा और प्रेगनेंसी लाएगा। तो हम इसको उस साइकिल में कर सकते हैं जिस साइकिल में हमने एग्स निकाले, फर्टिलाइज किए और नेक्स्ट 5 दिनों में हमने इनको ट्रांसफर कर दिया। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं या किसी कारणवश, जैसे हार्मोन्स बहुत हाई हैं, यूट्रस की लाइनिंग बहुत कम है, यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज्यादा है जिस दिन एग निकाला, उन केसेस में हम चाहेंगे कि एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा फ्रीज हो जाएं। तो इनका एडवांटेज क्या है? आप फ्रेश साइकिल में देखेंगे तो करीबन 40% प्रेगनेंसी रेट है। अगर आप इसी को फ्रेश में ले जाएंगे तो करीबन 55 से 60% प्रेगनेंसी रेट है। और आप इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज को नेक्स्ट साइकिल में यूज कर सकते हैं या नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिनको हम आराम से 5 इयर्स तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट का रूल है 10 साल। सो एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन इज फॉर कपल्स जिनके स्टेबल पार्टनर्स हैं या पार्टनर्स हैं, जहां हमने स्पर्म से फर्टिलाइज करके एक फर्टिलाइज्ड एग को से एम्ब्रियो बनाया। डॉक्टर अर्चना, एक सवाल है जो जब हम बात कर रहे हैं तो उससे मेरे मन में आ रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनकी पहली एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर बहुत बार अबॉर्शंस हुए हैं, या जिन ऐसे पेशेंट्स जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपने हमेशा डिटेक्ट की हो। ऐसे में उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप क्या उन्हें बताते हैं? ऑप्शन जैसे मैंने पहले भी कहा, डिपेंड्स कि रीजन क्या है। अगर किसी की प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो उसका रीजन क्या है। एक्टोपिक हो रहा है, अगर कहीं उसके पीछे कोई ट्यूबरकुलर पैथोलॉजी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, या अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रहे हैं, या यूट्राइन शेप डिफेक्ट की वजह से हो रहे हैं, या एग क्वालिटी खराब होने की वजह से हो रहे हैं। तो जो रीजन है उसके अनुसार ट्रीटमेंट ऑप्शन भी वेरी करेगी। अगर आप ऑटो इम्यूनिटी की वजह से मिसकैरी कर रहे हैं तो हमारा गोल होना चाहिए हम उस ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस करें, चाहे हम उसको एस्पिरिन, स्टेरॉयड, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या इंट्रालिपिड की यूसेज से सप्रेस करें। जो भी हमें ठीक मोडालिटी लगती है उससे सप्रेस करके नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए उनको ट्राई करना के लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि मिसकैरेज यूट्राइन शेप डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक यूट्राइन वॉल सेप्टम है या कोई इम्पिंजिंग फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको हिस्ट्रोस्कोपिकली करेक्ट करके आगे नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने को दे सकते हैं। अब अगर किसी का एंटी मलेरियन हार्मोन लेवल्स बहुत कम है और उसकी वजह से फेलियर ऑफ कंसेप्शन या अर्ली लॉसेस हो रहे हैं, तो उसमें या आईवीएफ, या अगर आईवीएफ में उनका अपना एग यूटिलाइजेबल नहीं लगता तो हम उनको ओवम डोनेशन के ऑप्शन के बारे में उनसे डिस्कस, उसके प्रोस, कॉन्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स ये सोच सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि रीजन क्या है और उस रीजन के अराउंड आगे ट्रीटमेंट इवॉल्व होगा। जरूरी नहीं है कि किसी को रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस हो रहे हैं या एक्टोपिक हो रहा है। अगर कई बार एक्टोपिक में एक ट्यूब डैमेज हो जाती है तो दूसरी फेलोपियन ट्यूब ठीक रहती है, उस केस में नेचुरल कंसेप्शन भी हो सकती है। और यदि दूसरी ट्यूब भी खराब है या हम एक्सपेक्ट करें कि वो ट्यूब भी ऐसी है, फेलोपियन ट्यूब टेस्ट के बाद हमें लगे कि ये हार्बिंगर है एक और एक्टोपिक की, तो उस ट्यूब को क्लिप करके आईवीएफ के लिए आगे जाया जा सकता है। तो हर मरीज के लिए उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी प्रॉब्लम के अनुसार ट्रीटमेंट ऑप्शन
बदली गई भी, पर अब ऑलमोस्ट हर एक सिनेरियो में कोई ना कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, ये अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें जो पिछले 15-20 साल पहले नहीं ऑप्शंस होती थी, वो अब अवेलेबल है, और हर एक के लिए फाइनली ट्रीटमेंट बदल के या टेलर करके या कुछ बारी ट्राई करके अटेम्प्ट लेके लगभग हर कोई आज अब एक बच्चा घर ले जाने के सिनेरियो में होता है। बिल्कुल। तो किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किस तरीके से डॉक्टर्स उनका समाधान निकाल सकते हैं, ये हम इस सेशन में जान ही रहे हैं। और आईवीएफ के अलावा क्या क्या ऑप्शंस एक कपल के पास होता है, ये भी हम देख रहे हैं। डॉक्टर पारुल, एक इसी से मिलता जुलता सवाल मेरा आपसे है कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एग प्रिजर्वेशन के बारे में। तो एग प्रिजर्वेशन जनरली वो लोग कराते हैं जिन्हें अपनी प्रेगनेंसी लेट करनी हो, लेट 30s में या 40s में। लेकिन इसके अलावा आप एग प्रिजर्वेशन की जो सलाह है वो किसे देते हैं? एग प्रिजर्वेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे फीमेल्स का अगर सबको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, जैसे बिफोर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, जैसे डॉक्टर श्वेता ने पहले भी इंडिकेशन बताई है। सेकेंडली लाइक जेनेटिक डिजीज जैसे टर्नर सिंड्रोम है पेशेंट को, या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन सफिशिएंसी, जिसमें जैसे जैसे पेशेंट का एज बढ़ता है तो उस पर एग नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम उनका एग पहले ही प्रिजर्व कर लेते हैं। थर्डली, कई बार आईवीएफ में हम पेशेंट कई बार स्पर्म नहीं दे पाता या हमारे पास बैकअप स्पर्म नहीं है, तो उस टाइम हमें oocyte फ्रीजिंग करनी पड़ती है। एंड फोर्थली, जो आपने इंडिकेशन ऑलरेडी बताई, जैसे आजकल उसको प्लान्ड oocyte फ्रीजिंग कहते हैं, या उसको कह सकते हैं सोशल oocyte फ्रीजिंग, जिनको ऑलरेडी लेट मैरिज करनी होती है या लेट प्रेगनेंसी करनी होती है, उसमें हम oocyte फ्रीजिंग करते हैं। तो जब कोई भी ऐसा कपल है जिनको कैंसर वाला ट्रीटमेंट या जो भी ऐसी ट्रीटमेंट वो अपने बॉडी के लिए ले रहे हैं, तो तब एग फ्रीजिंग से उनका बेबी प्लान करना, क्या ये प्रक्रिया सुरक्षित होती है? बेसिकली सपोज एक पेशेंट है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, उसने सर्जरी करा ली है, अब उसको कीमोथेरेपी के लिए जाना है, तो oocyte हम उसके फ्रीज कर लेते हैं। पेशेंट कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट करा लेता है, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 1 or 2 years, आफ्टर 2 years देन शी कैन प्लान प्रेगनेंसी। बिल्कुल। तो इस तरीके के बाद हम दे कैन बिल्कुल, तो इस तरीके से हम एग फ्रीजिंग का जो है यूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि लेट प्रेगनेंसी की आपको प्लान करनी हो। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, ऐसा हमने सुना है कि इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट्स है वो जनरली फीमेल्स के लिए होते हैं, लेकिन मेल्स के लिए हम कभी कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं सुनते। तो अगर मेल में इनफर्टिलिटी डिटेक्ट होती है तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन सजेस्ट करते हैं? जितना फीमेल पार्टनर कंट्रीब्यूट करती हैं इनफर्टिलिटी को, लगभग उतने ही % केसेस में मेल फैक्टर या मेल पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी को। मेल के स्पर्म पैरामीटर्स एवेल्युएट होने पे पता चलेगा कि स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, शेप, इन सब में कहाँ किस लेवल पे डिफेक्ट है। और दूसरा, कई बार इजैकुलेटरी डिसफंक्शंस होते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं हो पाती अराउंड द राइट टाइम, इंटरकोर्स के समय इजैकुलेशन नहीं होती या इरेक्शन नहीं होती। तो ये 2 सेगमेंट्स पे मेल इनफर्टिलिटी रिवॉल्व कर सकती है। अगर स्पर्म काउंट्स मार्जिनली लो हैं तो कुछ हद तक दवाइयाँ, जिसमें ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किए जाते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सब से स्पर्म काउंट्स एनहांस हो सकते हैं। अगर काउंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं तो रीजनेबली कम है, यदि 10-15 मिलियन के आसपास स्पर्म काउंट है तो IUI के ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है, IVF के ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है। और अगर बहुत ही कम काउंट्स हैं तो ICSI, जिसमें एक एग में डायरेक्टली एक स्पर्म लेकर इंजेक्ट किया जाता है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जिनके काउंट्स बहुत ही कम है या जिनके सीमन में, इजैकुलेटेड फ्रैक्शन में स्पर्म नहीं रिलीज हो रहा पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है। तो टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या एक्सट्रैक्शन करके उस स्पर्म को इक्सी के द्वारा एग के अंदर इंजेक्ट करके, तो बहुत लो स्पर्म काउंट में, या एजोस्पर्मिक पेशेंट जिनका बिल्कुल स्पर्म काउंट 0 है मगर टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस कंसिडर की जा सकती हैं। अगर इजैकुलेशन का इशू है तो इलेक्ट्रिक इजैकुलेशन या वाइब्रेटर से इजैकुलेशन प्रमोट की जा सकती है, कुछ दवाइयों की मदद से प्रमोट की जा सकती है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके लिए हम सोचते थे कि कभी
कोई विकल्प निकल ही नहीं सकता, उनके लिए टेस्टिस में से स्पर्म निकालकर एजोस्पर्मिक पेशेंट्स है फॉर एग्जांपल ICSI हो सकती है। और यदि बिल्कुल ही टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म नहीं है और कोई और विकल्प नहीं है तो स्पर्म डोनेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी ऑलमोस्ट हर डायमेंशन को इवेल्युएट करके उसको ट्रीट किया जा सकता है या उसके लिए कोई ना कोई एक ऑप्शन ऑफर की जा सकती है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ फीमेल्स के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डेफिनेटली अगर हस्बैंड वाइफ दोनों चेक कराते हैं तो दोनों के लिए उनके हिसाब से प्रॉब्लम को देखते हुए सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। डॉक्टर श्वेता, फर्टिलिटी इश्यूज फीमेल्स और मेल्स में ना हो, इसके लिए क्या क्या आप उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट्स लेने की? फीमेल और मेल्स में आपने लाइफस्टाइल के बारे में डेफिनेटली बताया, लेकिन ऐसे ट्रीटमेंट्स आप कौन से उन्हें सजेस्ट करेंगे जिससे उन्हें आगे जाकर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ना हो? देखिए, ऐसा कोई रामबाण तो है नहीं, राइट? क्योंकि हम कुछ भी कर लेंगे, हम प्रिवेंट नहीं कर सकते ना इनफर्टिलिटी को कम्प्लीटली। जो कपल्स के हाथ में है वो है जो मैंने शुरुआत में बताया, लाइफस्टाइल हो गया, अपना वेट हो गया कंट्रोल, स्पेशली जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है अगर, हाँ, तो जो फीमेल पार्टनर है अगर उनकी पीरियड्स इरेगुलर है या थोड़े से उनको एक्ने है या थोड़ा हेयर लॉस है, तो इन लोगों को ज्यादा ध्यान देना है अपने लाइफस्टाइल और वेट पे, क्योंकि ये महिलाएं जो है बाद में इनका एग फॉर्मेशन डिलेड होगा या नहीं होगा, तो इनको इस चीज पे ध्यान देना है। अगर माओ में प्रीमेच्योर मेनोपॉज की हिस्ट्री है और या कोई नोन जेनेटिक डिजीज है तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं। देखिए, हम उस गर्ल में, उस महिला में इनफर्टिलिटी प्रिवेंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आपकी ओवरीज काम करना जल्दी बंद नहीं करेंगी, बट उनको शायद हम एग प्रिजर्वेशन का पहले ही ऑप्शन दे सकते हैं। या कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस, तो ऑटो इम्यून को हम तो मेरा ये कहना है कि हम अपने लाइफस्टाइल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ना हो, अगर रेकरेंट कोई पेल्विक इन्फेक्शन हो रहा है, लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, उसको तुरंत ट्रीट करिए। मेल्स में अगर बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है या जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, उसको ट्रीट करिए। या मेल पार्टनर में हर्निया है, हाइड्रोसील है या वेरिकोसील है, तो उसको पहले ही ट्रीट करो अगर जरूरत है, सो दैट आपको बाद में इनफर्टिलिटी ना हो। या पेरेंट्स के लिए मैं बताती हूँ, पेरेंट्स के लिए भी एक सलाह है कि जैसे न्यूबॉर्न बच्चा बॉर्न हुआ, स्पेशली मेल चाइल्ड, और उन्होंने देखा कि उसकी एक टेस्टिस डिसेंडेड नहीं है, नीचे नहीं आई, तो उसमें डिले मत करिए। उसका ऑपरेशन जब तक बच्चा 1 साल का होता है उसी के अंदर करा दीजिए, क्योंकि बाद में आप इस बच्चे में इनफर्टिलिटी करवा देंगे। सो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल, तो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो शायद एक कपल इग्नोर कर बैठता है। और क्योंकि ये हमारा मेडिथॉन चल रहा है और हमारे साथ काफ़ी यूज़र्स जुड़े हैं, तो एक यूज़र का सवाल है जो डॉक्टर पारुल से है। डॉक्टर पारुल, इनका कहना है, ये एक फीमेल यूज़र है और ये कहना चाहती हैं कि एग प्रिजर्वेशन का, अगर वो एग प्रिजर्वेशन के लिए जाती हैं तो वो महिला किसी भी उम्र में क्या गर्भ धारण कर सकती है? ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर सपोज हम एग फ्रीजिंग करते हैं पेशेंट का अर्ली एज में, तो वो यही सोचते हैं कि हम कभी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन इनको ये इम्पोर्टेंट चीज बतानी जरूरी है कि जैसे एज बढ़ती है, सपोज 35 ईयर्स के बाद अगर प्रेग्नेंट होती है तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ऐड हो जाती है। जैसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें एज के साथ इंक्रीज हो जाती है। तो एग फ्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि दे कैन प्रेग्नेंट, कभी भी प्रेग्नेंट हो जाए, 35 ईयर्स 40 ईयर्स, उनकी भी एक एज लिमिट होती है। तो कोशिश यही है, ठीक है आपने एग फ्रीजिंग करा ली यंग एज में, लेस देन 30 ईयर्स, बट अगर आपको प्रेगनेंसी करनी है तो वो 35 ईयर्स से नीचे ही कर लें, तो उनकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी। जी, नेक्स्ट यूज़र क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर अर्चना के लिए है। डॉक्टर अर्चना, आपसे हमारा यूज़र पूछना चाहता है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस के बारे में आप बताएं और ये कितने सक्सेस रहते हैं? नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस ज़्यादातर ओवुलेशन इंडक्शन, अगर आप इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन को नॉन इन्वेजिव माने तो वो रहते हैं। और मेडिकेशन मेरे नज़र में तो यही रहेंगे, क्योंकि IVF
कुछ हद तक इन्वेजिव है एग निकालने के प्रोसीजर में। वजाइनली एक नीडल ऐसे एग्स एस्पिरेट करते हैं, तो इसको इन्वेजिव ही लेकर चलेंगे। तो नॉन इन्वेजिव में मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मेडिकेशन में ओवुलेशन इंड्यूस करने की दवाइयाँ, अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको सप्रेस करने की दवाई, अगर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है उसके लिए एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन, पीसीओडी है उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेटफॉर्मिन या मायोइनोसिटोल, तो कुछ ऐसे विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत जोर है योगा, मेडिटेशन, फर्टिलिटी एनहांसिंग योगा, तो इन सब चीज़ों को सोचा जा सकता है। वर्ड ऑफ कॉशन, जैसे श्वेता ने कहा, उन लड़कों के लिए हु आर एक्टिवली इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड जिमिंग, जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं वो बहुत ज़्यादा कई बारी फुल ऑफ स्टीरॉइड्स और ड्रग्स ऐसी जो आपके स्पर्म काउंट्स को सप्रेस कर सकते हैं, तो उनको यूज़ ना करें। तो या स्पर्म काउंट्स को एनहांस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स या इस किस्म की दवाइयाँ यूज़ की जा सकती हैं। तो ये चीज़ों को मैं मानूंगी कि ये नॉन इन्वेजिव मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, और ये कई लोगों के लिए बहुत यूजफुल भी हैं। ऑफ कोर्स जिनको इन्वेजिव मेथड्स चाहिए उनके लिए तो ये विकल्प नहीं काम करेंगे, पर जिनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव अगर आप वो कराना चाहें तो कितना सही है। डॉक्टर श्वेता, आपके लिए हमारे एक फीमेल यूजर का सवाल है। वो कहना चाहती हैं कि उन्होंने अपना एग प्रिजर्वेशन पिछले साल ही कराया है, लेकिन अब वो कम से कम 7 से 8 साल बेबी नहीं करना चाहती, तो क्या उनकी एग क्वालिटी में इतने सालों में डिफरेंस आ जाएगा जो प्रिजर्व्ड है? सो देखिए, अगर इन्होंने अपना एग फ्रीज कराया है, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनकी उम्र कितनी थी जब इन्होंने एग फ्रीज कराया। आइडियल उम्र होती है कि अगर आप 35 साल से पहले अपने एग्स फ्रीज करा लो। नंबर 2, इनको ध्यान देना है कि हमारा लॉ आज की डेट में कहता है कि आप 10 साल तक गैमीट्स को फ्रीज कर सकते हैं, तो इनको नेचुरली अपने जो गैमीट्स हैं वो उस ड्यूरेशन में यूज करने पड़ेंगे। तीसरा, हमें पता है, हमारा ये एक्सपीरियंस कहता है, देखिए अभी एग का एक्सपीरियंस नहीं है इतना कि मैं ये कहूँ कि 10 साल बाद हमने एग्स निकाले तो उनका क्या सर्वाइवल हुआ, लेकिन हर चीज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपना एक नेचुरल डीके करता है। दैट मीन्स उसका फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर इनको रियली यूज करना है तो ये 5 साल के अंदर इन एग्स को यूज कर लें, बिकॉज आफ्टर 5 years हम ये देखते हैं कि जो एम्ब्रियोज भी प्रिजर्व्ड हैं वो धीरे धीरे थोड़ी कम प्रेगनेंसी रेट लाते हैं। सो आंसर का क्वेश्चन 7-8 years हो सकता है कि बहुत लंबा समय हो। अभी जो हमारे पास पेशेंट्स एग ज्यादातर फ्रीज करा रहे हैं, यूज बहुत कम कर रहे हैं, सोशल रीजन वाले स्पेशली या कैंसर वाले पेशेंट, बट हाँ मैं कहूंगी कि 2-3 साल में इसमें फर्क नहीं आएगा, बट मे बी आफ्टर 5 years इसमें कुछ डिफरेंस दिखे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हमारे यूज़र्स के साथ साथ जो हमने तमाम सवाल जवाब किए, इससे सभी को ये तो समझ में आ गया होगा कि आईवीएफ के अलावा भी और क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी तरफ एक कपल बढ़ सकता है। तो डॉक्टर्स, हमारे और हमारे दर्शकों के सवालों को इतने अच्छे से जवाब देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। Thank हमें भी you. बहुत अच्छा लगा। Yeah. थैंक यू सो मच, वी हैड अ वेरी नाइस। Yes. तो आज के इस मेडिथॉन को मैं यही विराम दूंगी और एक बार फिर मिलूंगी आपके साथ नए टॉपिक और नए मेडिथॉन में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर्स एंड गुड बाय। थैंक यू, बाय बाय। Okay. Thank you. थैंक यू संप्रीत।